प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। सवाल है कि गंगा का मैदान व आसम घाटी में सामान्यतः कौन सा अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है? तो इसका आंसर है द्रुमाकृतिक ऑब्लिक वृक्षाकार अपवाह प्रारूप। सवाल नंबर 69, निम्न में से कौन सा एक वन समूह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? तो इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। काबनी नदी एक सहायक नदी है, तो आपके सामने जो विकल्प है उसके हिसाब से पूछा गया है कि कौन सी नदी काबिनी की सहायक नदी है, मतलब काबिनी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका जो आंसर है वो है कावेरी। अगला प्रश्न देखते हैं। जब कोरियालिस प्रभाव दाब प्रवणता बल द्वारा प्रतिभागित हो जाता है तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न पवन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं भूस्थैतिक पवनें। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी मध्य निर्धारित की गई है? तो आप ये जानते हैं कि मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के मध्य की है, और इसमें जो विकल्प है अरुणाचल प्रदेश और चीन। एटॉल का आकार क्या है? जो एटॉल है उसका आकार कैसा होता है? घोड़े की नाल या अंगूठी के आकार का होता है। सूर्य की चमकीली बाह्य परत को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं फोटोस्फीयर। अगला सवाल देखते हैं। तो सवाल नंबर 75 अगर आप देखिए तो ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। 76 उत्तराखंड स्पेशल, 77 ड्रॉप करिए, 78 ड्रॉप करिए, और उसके बाद अगर हम देखें तो 79 आप छोड़ सकते हैं। 79 हटा दीजिए, 80 भी हुई हैं, 81, 82, 83 हटा दीजिए। इसके बाद 84, 85, 86, लीव ऑल दिस क्वेश्चन, दिस बिलोंग टू यूपी के स्पेशल, दैट मीन्स उत्तराखंड स्पेशल। आगे देखते हैं 87 से वापस हम पढ़ सकते हैं। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो जो लोक लेखा समिति है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसमें विकल्प है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट कार्य, जो 4 विकल्प दिए हैं, जो कैग की जो रिपोर्ट होती है, कैग अपने वार्षिक प्रतिवेदन जो संसद में रखता है उनकी जांच करने का दायित्व लोक लेखा समिति का होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शहर में दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन आसियान का मुख्यालय अवस्थित है? तो इसका मुख्यालय जकार्ता में है। आप मेरा एक वीडियो देखिएगा, इसमें आसियान के देशों को याद करने के लिए मैंने बेहतरीन ट्रिक बताई, और जस्ट गो एंड सी दैट वीडियो, एंड दैट वीडियो इज़ रियली वेरी यूजफुल फॉर यू पीपल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सी संधि उसके लागू होने के वर्ष से मेल नहीं खाती? तो एक तरफ लिखा है परमाणु अप्रसार संधि, दैट इज एनपीटी, नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1970, सही विकल्प है। अगला है सामरिक शस्त्र परिसंध वार्ताएं समझौता 1967, आंशिक परमाणु प्रतिबंध संधि 1963, न्यूक्ली मुक्त संतुलन संधि 1972। तो इसका सही आंसर है 1967। ये गलत जवाब है। निम्न में से क्या भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य और राजनीतिक समता, ये तीनों ही भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं। और जो साम्यवादी राज्य, बेसिकली ये हमारे यहाँ इसका कहीं भी फॉर्मेट नहीं मिलता है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? जो मूल संविधान था, तो मूल संविधान में गणतंत्र, समाजवादी, ये दोनों शब्द नहीं थे। गणतंत्र तो था, विश्वसनीय, समाजवादी और गैर धार्मिक, ये तीनों शब्द हमारे संविधान जो कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था उसमें नहीं थे। सवाल नंबर 92, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं? तो पहला कथन है संसद की विधायी शक्तियों से जुड़ा हुआ है, निश्चित रूप से सही कथन है। अगला है अनुच्छेद 123 में इसका उल्लेख है, और करेक्ट। संसद के सत्र के दोबारा शुरू होने के 6 सप्ताह बाद यह निष्प्रभावी हो जाता है।
एक बार संसद बैठ जाती है तो 6 सप्ताह के अंदर अंदर समय जो है फिर से प्रभावी करना पड़ता है। और इसमें जो कथन है राष्ट्रपति द्वारा से कभी वापस नहीं लिया जा सकता, ये आपको पढ़ के लग रहा होगा कि ये कथन अतिशयोक्ति है। तो जब राष्ट्रपति जारी कर सकते तो वो उससे ख़त्म क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये कथन बिल्कुल गलत है। अगला सवाल है नदियाँ और जल विद्युत परियोजनाएं, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें मुझे लगता है कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें जैसे कोटेश्वर परियोजना है, कुल्हल है, तपोवन विष्णुगढ़ है, विष्णुप्रयाग है, और एक तरफ है आसन, अलकनंदा, भागीरथी, दौली। तो कोटेश्वर होगा भागीरथी, कुल्हल ये होगा आसन, तपोवन विष्णुगढ़ ये धौली, और विष्णुप्रयाग अलकनंदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है वन संरक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ये तो स्पेशल क्वेश्चन हो गया, इसको आप हटा सकते हैं। इस क्वेश्चन को ये हटा दीजिए। भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य का प्रमुख होता है? तो राज्य के लिए यहाँ बेसिकली कंट्री की बात हो रही है, तो कंट्री के लिए राष्ट्रपति रहेगा, और राज्य के लिए पूछना था तो राज्यपाल रहेगा। अगला है भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध स्थापित करे? तो आर्टिकल जो भाग 11 है उसका संबंध जो है संघ और राज्य के बीच संबंधों से। आगे बढ़ते हैं। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो इसमें जो 4 विकल्प दिए हैं, व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता, विधि के समझ समानता। तो विधि के समझ समानता तो सबके लिए सेम है, आर्टिकल 14। आर्टिकल अगला देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता सबके लिए सही है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता 20 की सबके लिए जरूरी है, लेकिन व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता सबके लिए नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्न में से किस विनियम पर शक्ति बनाने की शक्ति है? तो दादर नगर हवेली, सेकंड ऑप्शन दमन दीव, गोवा दमन दीव और पुडुचेरी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो दादर नगर हवेली, दमन दीव और पुडुचेरी, ये जो तीनों हैं, हाँ ये जो तीनों हैं ये आपकी यूटीज़ हैं, 1, 2 और 4। तो इसका आंसर जो है 3 नहीं होगा। अगला है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्न से किससे परिचित होता है? तो प्रस्तावना। निम्न में से कौन भारत के यूनेस्को रचनात्मक शहरों में से एक नहीं है? तो वाराणसी संगीत के लिए, चेन्नई संगीत के लिए, कोझिकोड साहित्य के लिए, लेकिन पुणे जो है इसमें शामिल नहीं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्न में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य का एक कर्तव्य है कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करें। बिल्कुल, ये राज्य से अपेक्षा की जाती है कि जब भी ये कानून बनाए तो उसमें जो डीपीएसपी हैं उनके आदर्शों को, उनके उद्देश्यों को निहित करें। तो ये कथन सही है। आगे देखते हैं, ये देश के शासन में मौलिक है, या यही कथन लिखा है संविधान में कि देश के संविधान में मूलभूत तत्व है। तो ये कथन भी आपका सही है। या राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करते ही गलत है, क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है। अगर डीपीएसपी का वायलेशन राज्य करता है तो आप उसके वायलेशन के लिए आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। लेकिन अगर राज्य इनका प्रयोग करके कानून बनाए, जैसे काम का अधिकार बनाया, मनरेगा, तो ये सूचना का अधिकार बनाया, अगर उसका उल्लंघन होता है तो आप निश्चित रूप से उसके लिए जा सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका होगा, यह विधायिका और कार्यपालिका के निर्देश मात्र है।
अगला हम बात करते हैं सवाल नंबर 103 पे। 103 पे प्रश्न है, निम्न ये यूके स्पेशल क्वेश्चन है, इसको हम लीव कर सकते हैं। 104 भी जो है उत्तराखंड स्पेशल का है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन, लीव दिस क्वेश्चन ऑल्सो। सवाल नंबर 105, लोकसभा के अध्यक्ष से के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कथन है, अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है। अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सवाल नंबर 105, लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन देखिए, जब तक वह सदन का सदस्य है तब तक अध्यक्ष रहता है, ऐसा बिल्कुल है। अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने पर भी अपना पद पर बना रहता है, वो अगली जो लोकसभा है जब तक उसकी प्रथम बैठक नहीं होती तब तक पद नहीं छोड़ता है। अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य हटाया जा सकता है निश्चित रूप से। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, अध्यक्ष पद ग्रहण के समय से 6 मई के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए, ऐसी कोई समय सीमा उसमें गिवन नहीं। निम्न में कौन अब अस्तित्व में नहीं है? राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और योजना आयोग। तो योजना आयोग को खत्म करके उसके स्थान पर नीति आयोग आया है। निम्न में से किस लोकसभा ने अपना 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा नहीं किया? तो इसका आंसर है 13वीं लोकसभा, दिस इज थर्ड, 13वीं लोकसभा इसका आंसर होगा। अगला, संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? तो इसका आंसर है आर्टिकल 263, इस तरह से चर्चा बनी रहती है। तो 263, दैट इज 263। आगे देखते हैं, विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम FEMA कब अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर है 1999। अगला क्वेश्चन है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें काले धन के सृजन से संबंधित सभी प्रमुख अपराध सम्मिलित हैं, सही कथन है। कर इस अधिनियम के दायरे में आने वाले केस गैर जमानती होते हैं, करेक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टर को वित्तीय संस्थाओं द्वारा संधारित रिकॉर्ड मंगवाने का अधिकार नहीं है, ये कथन भी सही है। कर चोरी एवं तस्करी मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा से बाहर रखे गए हैं, वो ये कथन बिल्कुल भी सही नहीं है, इसी के अंतर्गत आते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स महत्वपूर्ण है, ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें विश्व की जनसंख्या का 40% से अधिक भाग आता है, सही कथन है। इसमें विश्व के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का लगभग 24% आता है, राइट आंसर, राइट। प्रथम ब्रिक्स बैठक 2009 के रूस में हुई थी, ये रूस के येकाटेरिनबर्ग में हुई थी। पहले इसका नाम ब्रिक था और बाद में साउथ अफ्रीका के मिलने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया है। जो अगला है, वैश्विक व्यापार का लगभग 46% व्यापार इसमें सम्मिलित देशों से आता है, ये कथन गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? तो 112। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना प्रभाव में आई थी, ये फरवरी 24, 2019 से आई थी, और ये जो आई थी ये आपके बलिया से आई थी। अगला है, राष्ट्रीय जनसंख्या निधि के अनुसार स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करने का दीर्घकालिक उद्देश्य है, ये आपका 2045 तक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशियाई वैश्विक व्यापार का साप्टा का सदस्य नहीं है? बेसिकली एक्चुअली ये जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो ये बेसिकली अगर साप्टा आप देखेंगे तो ये दक्षिण देश सार्क देशों उसमें उनके बीच का एक कार्यक्रम है ये, तो ये सार्क देशों का है। तो सार्क देशों में चीन शामिल नहीं, तो इसका आंसर चीन होगा। तो सार्क देश में जो है आपके, इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसके लिए ट्रिक है, आप मेरे वीडियोज़ में जाइएगा, आपको मिल जाएगा। अगला देखते हैं, किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति की माप क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है हेडलाइन मुद्रास्फीति।
निम्न में से कौन नीति आयोग की शासी परिषद के भाग नहीं है? तो बिल्कुल राज्य के राज्यपाल नहीं है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप छोड़ सकते हैं, दैट इज़ फॉर यूपी स्पेशल, सॉरी यूके स्पेशल। सो लीव दिस क्वेश्चन एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो उसको देखते हैं क्या है। तो हटाइए इस सवाल को, 118 हटा दीजिए, 120 लीव इट। सवाल नंबर 121, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो शुरू किया गया तो सन 2007-8 में ये शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी स्पेशल है उत्तराखंड के लिए, इसको आप छोड़ दीजिए, क्वेश्चन आपके मतलब का नहीं है। देखते इसको कट कर दीजिए यहाँ से। तो आपका 122 से लेकर 125 आप सबको लीव कर सकते हैं। अगले जो क्वेश्चंस हैं जिसमें कि आपके कंप्यूटर से आते हैं, इससे किस तरह के क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में आते नहीं हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है कंप्यूटर के आपके आरओ की जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें आते हैं। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो आप इस क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी बदले पैटर्न में क्या होता था, पहले जब कंप्यूटर सेक्शन से क्वेश्चन आते थे मेंस आरओ में, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आया, लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन आता था। अभी उन्होंने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया एंड दे हैव डिवाइड दैट वन क्वेश्चन इनटू 5 मल्टीपल क्वेश्चंस, 2 नंबर के। तो ये वन लाइनर कभी कभी आ जाते हैं, तो आप उसके लिए इसको देख सकते हैं। अदरवाइज फॉर द प्री एग्जामिनेशन कंसर्न आरओ एंड पीसीएस दे आर नॉट बेनिफिशियल, बट इसको पढ़ लेते हैं एक बार, जो एग्ज़ाम के लिए जो है फ्रूटफुल हो सकते हैं फॉर रिगार्डिंग मेंस आरओ एंड दैट इज कंप्यूटर सेक्शन। देखते हैं क्या है। ये तो आप छोड़ दीजिए, सवाल नंबर आपने जो है 125 हटा दिया। 126 देखिए, GHz शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है? कहते हैं गीगाहर्ट्ज़। तो ये आपका आंसर जो है रफ्तार के लिए है। निम्न में से कौन सी 5वीं जनरेशन की AI प्रोग्रामिंग भाषा है? तुम C++ सी से बहुत आगे बढ़ चुके, दैट इज प्रोलॉग। 1200 से 2400 बिट प्रति सेकंड तक मध्यम गति संचार के लिए कौन सी मॉड्यूलेशन तकनीक की प्राथमिकता है? तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन। आगे देखते हैं, ये मैथ्स के क्वेश्चन है, फिजिक्स के, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं है, तो इनको आप छोड़ दीजिए इन क्वेश्चंस को, ये हटा दीजिए, क्वेश्चन इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सवाल नंबर 132, खाद्य पदार्थों के डिब्बों के अंदर जिंक के बजाय टिन का लेप क्यों होता है? क्योंकि जो टिन है उसकी जो रिएक्टिविटी है वो जिंक से ज़्यादा है। अगर जिंक कर देंगे तो जिंक चूँकि रिएक्टिव, तो जिसमें खाद्य पदार्थ होगा उससे रिएक्शन कर लेगा और उससे विषाक्तता कर सकता है और उसके जो मौलिक गुणों में परिवर्तन कर सकता है। इसलिए हम टिन के अपेक्षा जिंक अधिक कैसे टिन का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज सी। दिस आंसर इज सी, बिकॉज जिंक अधिक अपग्रेशन है और टिन कम है, तो टिन रखेंगे निश्चित रूप से। दिस इज कॉमन, वेरी कॉमन क्वेश्चंस। अगला सवाल देखते हैं। अगला है, ये देखिए सवाल नंबर जो 133 है वो आप हटा दीजिए, 133 से पूरा 136 तक लीव कर दीजिए। आगे देखते हैं, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों के वन्य जीवों की सुरक्षा संबंधित है? 1976। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोफाइट्स को आर्द्रभूमि और दलदल में पनपने में मदद करता है जहाँ समय समय पर जल स्तर में उतार चढ़ाव होता है? तो इसको कहते हैं एरियन काइमा ऊतक। तो इसका आंसर है, अगला देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग में विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों के सापेक्ष योगदान नीचे दिया गया है, गलत जोड़ी पहचान करिए। तो गलत पहचानना है, मीथेन 20%, CFC 14%, N2O 6%, नाइट्रस ऑक्साइड, CO2 40% गलत है। अगला है,
एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा गढ़ा किया गया है? तो वेरी गुड क्वेश्चन, सैलमन वॉक्समैन। इसको याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अगला, निम्नलिखित में से कौन पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन है? तो इसका आंसर होगा इंसुलिन। इट्स आंसर विल बी इंसुलिन। हाइब्रिडोमा तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? जॉर्ज कोहलर और सीसर मिलस्टीन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग किडनी प्रतिरोपण के लिए प्रतिरक्षा दमनकारी रूप में किया जाता है? मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी। अगला है, ये जो क्वेश्चन है इसको हटा दीजिए। 1 से लेकर 144 से लेकर 146 तक। नहीं, ये 144 तो हटाइए, 146 आप पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया तो काफ़ी हद तक इसमें जो है डाउट रहेगा। सवाल है, 2024 को लोकसभा चुनाव के दौरान मालोगाम नाम के जिस पोलिंग स्टेशन पर एक ही वोटर था, वह किस राज्य में था? तो उसका आंसर अरुणाचल प्रदेश। किसी पदार्थ के अवधि 4 महीने हैं, इस तक लीव इट। इनमें से कौन सी एक धातु अधिक क्रियाशील धातु है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इसमें पोटेशियम है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो सोडियम है जनरली, लेकिन इसमें पोटेशियम दिया हुआ है, मैं देखता हूँ। अगला है, भौगोलिक क्षेत्र में जो विशेष रूप से स्थानिक दुर्लभ और संकटग्रस्त। मैं इसको देख लूँगा, इसका जो आंसर है मैं पिन कर दूँगा। सवाल नंबर जो 148 है, आई विल लुक इनटू इट एंड आई विल सर्च आउट फॉर द राइट आंसर एंड आई विल गिव द राइट आंसर इन द बॉक्स। भौगोलिक क्षेत्र जो विशेष रूप से स्थानीय दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों से संबंध है और अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों के सीमित और निवास स्थान के नुकसान को सामना कर रहे हैं, तो कहा जाता है हॉटस्पॉट। वे जीव जो 0 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान में सबसे अच्छे वृद्धि करते कहलाते हैं साइक्रोफाइल्स। तो इस तरीके से 150 प्रश्नों में जो भी प्रश्न अपने एग्जाम के लिए रेलिवेंट है फॉर यूपी पीसीएस एंड आरओ एआरओ एंड फॉर द यूपी ट्रिपल एससी एंड ऑल द अदर वन डे एग्जाम बिलोंगिंग टू उत्तर प्रदेश, ये सभी रहे इंपॉर्टेंट प्रश्न। इनका अवलोकन जरूर करिए और खूब अभ्यास करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ऐसे वीडियोज़ के लिए बेल आइकन जो क्लिक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।